आ जाओ हम आ चुके हैं फिर से अनसॉल्व्ड 4 को लेकर बहुत ही जल्द। जो बिना देरी किए शुरू करते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है ना। सो टाइम कम है इसलिए हम जल्दी से फटाक से स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए। इन द ह्यूमन आई द पार्ट विच allows light to enter the eye is क्या होगा? रेटिना नहीं भाई, रेटिना तो भाई इमेज इस पे जाकर हमें यू कैन से कि ये तो लाइट रिसेप्टिव स्क्रीन है, यहाँ पर जाकर लाइट जाके गिरता है और इमेज फॉर्म होता है, तो रेटिना तो होगा ही नहीं। आइलेंस भाई, आइलेंस तो भाई रिफ्रैक्शन का काम करता है, रिफ्रैक्शन का काम करता है, ठीक है ना, लेकिन ये तो होगा नहीं। कॉर्निया ये भी रिफ्रैक्शन का ही काम करता है। आपको पता होगा कि रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा 70 to 80% जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो हमारा कॉर्निया करता है और बाकी का आइलेंस करता है। और कॉर्निया और एक काम करता है कि डस्ट पार्टिकल से भी बचाता है, फॉरेन पार्टिकल से। और आइलेंस क्या होता है? आइलेंस जो है वो छोटा बड़ा होता है, ठीक है, मतलब थिक और थिन होता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, और हमें मतलब सिंपल सी बात कहूँ तो एकोमोडेट कर पाता है जिससे कि हम दूर का और पास का देख सकें। लेकिन हमारा प्यूपिल क्या करता है? हमारा प्यूपिल ये डिसाइड करता है कि कितना लाइट हमारे आँखों में एंटर करने वाला है। तुमने देखा होगा जब हम ज़्यादा रोशनी वाले जगह पर जाएंगे तो हमारा प्यूपिल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा आई को कोई डैमेज ना पहुँचे, ठीक है, ज़्यादा लाइट घुसने से। और जब हम कुछ अंधेरे जगह पर जाएंगे तो हमारा प्यूपिल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है जिससे कि ज़्यादा लाइट एंटर करे हमारे आंखों में और हमें क्लियर दिखे सब कुछ अंधेरे में, क्लियर। तो इसका आंसर होगा प्यूपिल, ठीक है, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ये देखते हैं। Fe2S FeS2 गलत है, ये गलत इक्वेशन है। Fe+S Fe2S Fe+S FeS3 ये भी गलत है। देखो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। तो हमने पढ़ा था कि मिक्सचर जो है उसको हम फिजिकल प्रोसेस की मदद से फिर से क्या कर सकते हैं, इसके फिजिकल प्रोसेस की मदद से हम इसके कॉम्पोजिशंस को अलग कर सकते हैं। कॉम्पोजिशंस को अलग मतलब सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल मेथड से। लेकिन कंपाउंड कंपाउंड के अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसको हम फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। उसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें केमिकल मेथड्स या फिर कुछ और प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि आयरन को जब हमने सल्फर के साथ, ठीक है, आयरन के कुछ यू कैन से आयरन फाइलिंग्स को जब हमने सल्फर के साथ मिक्स किया, ठीक है, तो एक मिक्सचर बना, क्लियर। अब मिक्सचर बनने के बाद हमने क्या किया? मैग्नेट के मदद से वहाँ से आयरन को फिर से निकाल लिया, ठीक है। ये तो फिजिकल प्रोसेस था क्योंकि ये मिक्सचर था। लेकिन जब हमने आयरन और सल्फर को हीट किया था तो हमें मिला था क्या? FeS मिला था, करेक्ट, FeS मिला था। फेरस सल्फाइड, याद करो, फेरस सल्फाइड मिला था, है ना। फेरस सल्फाइड जो मिला था उसको हम मैग्नेट के मदद से फिर हमने यहाँ से आयरन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन आयरन नहीं निकला। तब हमने ये बताया कि कंपाउंड में कंपोजिशन को हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस की मदद से नहीं निकाल सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहाँ पर हमने ये रिएक्शन पढ़ा था Fe+S = FeS, ठीक है। अच्छा, तो इसका करेक्ट कौन सा होगा? इसका करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, Fe+S = FeS। ये फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, फेरस सल्फाइड। अच्छा ठीक है भाई, समझ में आ गया। अच्छा अब तो फिर ये क्यों गलत है? वाई इट इज़ रॉन्ग? बिकॉज अगर यहाँ पर Fe2S हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पर Fe का वैलेंसी 2 था, करेक्ट, और सल्फाइड का भी वैलेंसी 2 - और फेरस का 2+, ओके। यहाँ पर अगर
सल्फाइड का जो वैलेंसी 2- है, और अगर यहाँ पर भी फेरस का, अगर आयरन का वैलेंसी 2+ होता तो यहाँ पर Fe2S लिखने की क्या ज़रूरत होती, बताओ ज़रा। हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि अगर दोनों का ही वैलेंसी इक्वल हो, ठीक है, तो दोनों के इक्वल वैलेंसीज को दिखाना नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पर FeS के केस में इसका भी वैलेंसी 2 है, इसका भी वैलेंसी 2 है, तो हमने नहीं दिखाया, अंडरस्टूड होता है, वो मेंशन नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर Fe2S है, मतलब सल्फाइड के वैलेंसी 2 है, लेकिन आयरन का वैलेंसी 2 नहीं है। क्यों, जरा सोचो, क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज अगर आयरन का वैलेंसी भी 2 होता तो क्या वो लोग Fe2S लिखते? नहीं, वो लोग FeS लिखते, वो लोग FeS लिखते। लेकिन क्योंकि FeS यहाँ पर सल्फर का वैलेंसी 2- है और आयरन का वैलेंसी यहाँ पर 2- नहीं है, तो क्या है, सॉरी 2+ नहीं है, तो क्या है, 3+ है। बिकॉज आयरन के दो वैलेंसीज है, एक है फेरस का 2+ और एक है फेरिक का 3+, है ना। सो यहाँ पर आयरन का वैलेंसी 3 होगा, तो यहाँ पर ये Fe2S3 होने वाला है, ठीक है। ये करेक्ट इसका फॉर्मूला है। बिकॉज अगर अगर इसको, ठीक है, 2- है तो ये 2 तो दिख रहा है हमें क्रिस क्रॉस करके, लेकिन आयरन का अगर 2 होगा, ठीक है, अगर 2 होता तो फिर ये इसको ऐसे लिखा जाता FeS, इसको Fe2S नहीं लिखते हम, क्लियर है ना। इसका मतलब ऑब्वियसली Fe का जो वैलेंसी है वो 2 नहीं है। 2 ना होने के कारण क्या हुआ, 2 ना होने के कारण इसको FeS के हिसाब से नहीं लिखा गया, इसको एक्चुअली लिखा गया था FeS3, बिकॉज आयरन का वैलेंसी, ठीक है, 3+ है, और जब डिफरेंट वैलेंसीज होते हैं तब जाके हम इस 2 को दिखाएंगे। और अगर सेम वैलेंसी होता, अगर Fe2+ होता, S2- होता, तो हमें FeS लिखना पड़ता, लेकिन इन्होंने Fe2S लिखा, मतलब कि यहाँ पर Fe और S2 का वैलेंसी सेम नहीं है, मतलब Fe का वैलेंसी यहाँ पर 3+ है, मतलब इसका होगा Fe2S3 होगा, क्लियर है। इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, the resistance of a resistor is reduced to half of its initial value if other parameters of the electric circuit remain unaltered. The amount of heat produced in the resistor will become what? बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो, बोला है कि भाई रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है ना, मतलब रेजिस्टेंस को घटाकर हाफ कर दिया गया है किसी की तरह, ठीक है, और अदर पैरामीटर्स जो है उनको सेम रखा गया है, ओके। अच्छा, तो फिर द क्वेश्चन अराइजेस नाउ कि अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है और बाकी पैरामीटर्स को भी सेम रखा गया है सर्किट में, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा रेजिस्टर में, वो आपको बताना है। करो करो करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, बताओ क्या कितना आएगा इसका आंसर, बोलो, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो कितना आएगा, जल्दी से बोलो भाया, जल्दी से बोलो कितना होगा इसका आंसर। सोच लिया आंसर, बताऊं, इसका आंसर होगा 2 टाइम्स। आई नो बहुत लोगों ने हाफ बोला होगा, आई एम डैम श्योर बहुत लोगों ने हाफ बोला होगा, लेकिन आंसर होगा 2 टाइम्स। नाउ हाउ 2 टाइम्स कैसे भाई? देखो, तुम लोग जो है, तुम लोगों ने सोचा होगा कि भाई R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, अगर R हाफ हुआ तो H भी हाफ हो जाएगा, मतलब हीट भी हाफ हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके पीछे हमें और एक साइंस लगाना पड़ेगा, और एक कंसेप्ट यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है मुझे बताओ। रेजिस्टेंस कमने पर, रेजिस्टेंस के हाफ होने पर, ठीक है, क्या करंट में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा? बताओ बताओ, अगर रेजिस्टेंस हाफ हुआ तो क्या करंट डबल नहीं होगा? ज़रा सोच के देखो, होगा कि नहीं बताओ, ज़रूर होगा। तो अगर करंट डबल हो जाता है तो हीट जो होगा वो डबल, सॉरी, हीट जो होगा वो हाफ नहीं रहेगा, हीट जो होगा वो हाफ नहीं रहेगा, हीट जो निकलेगा वो 2 टाइम्स
निकलेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। कैसे, आइए तुमको अभी समझाते हैं। देखो, वी नो कि रेजिस्टेंस इज नाउ हाफ्ड। ओके, तो नाउ सबसे पहले एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आर डैश इक्वल्स टू आर बाई टू। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर बाई टू मतलब हाफ। तो रेजिस्टेंस के घटने से करंट जो होता है वो बढ़ता है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आई डैश इक्वल्स टू 2i। क्लियर, आई डैश इक्वल्स टू 2i। कैसे, देखो, वी नो v इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से करंट निकालूँ तो करंट क्या होगा, v बाई आर। ओके, अच्छा, अब रेजिस्टेंस के जगह पर हाफ कर दो, तो आई डैश इक्वल्स टू v बाई आर बाई टू। ठीक है, अच्छा, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसे दिखेगा, 2 इंटू वी बाई आर। और v बाई आर किसके बराबर था, i के बराबर। सो 2 इंटू आई, मतलब जो न्यू करंट होगा वो पहले वाले ओरिजिनल करंट के 2 टाइम्स के बराबर होगा। ठीक है, और ये कैसे हुआ, जब हमने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया था। क्लियर, इसका मतलब रेजिस्टेंस के हाफ करने पर ओम्स लॉ की मदद से हमने देखा कि करंट डबल हो जाता है। क्लियर, अच्छा, तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस हाफ हुआ तो करंट क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। क्लियर, अच्छा, सो नाउ व्हाट इज द न्यू हीट प्रोड्यूस्ड, एच डैश इक्वल्स टू आई डैश होल स्क्वायर इंटू आर डैश इंटू टाइम, सेम ही रहेगा, बिकॉज देखो अदर पैरामीटर्स को सेम रखा गया है। ठीक है, अदर पैरामीटर्स को सेम रखा गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस को चेंज किया गया है और रेजिस्टेंस की वजह से करंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज टाइम सब सेम है। ठीक है, वोल्टेज मान लो, टाइम मान लो, सब कुछ फिक्स्ड है, चेंज नहीं किया गया है। ओके, सब क्या होगा, आई डैश का वैल्यू है 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आर डैश का वैल्यू r बाई 2 है, इंटू टाइम तो सेम रहेगा। सो इट इज़ 4i स्क्वायर इंटू आर बाई 2, तो इसको कैंसिल करो तो 2 रहेगा, इंटू टी, तो आ जाता है भाई 2 इंटू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर, और आई स्क्वायर आर टी तो एच के बराबर है, तो 2h। सो एच डैश इक्वल्स टू 2h। तो न्यू हीट जो निकलेगा, ठीक है, न्यू हीट प्रोड्यूस्ड will be 2 times the original, so the heat produced will be 2 times. Clear, the heat produced will be 2 times. अब आप चाहे तो बता सकते हो भाई इस फॉर्मूला से हो गया, दूसरे फॉर्मूला से होगा क्या, हाँ जी जरूर होगा। देखो दूसरे फॉर्मूला से भी देखो, h इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी बाई आर, इसमें r को तुम 2 टाइम्स कर दो। ठीक है, मतलब r बाई 2 कर दो। ठीक है, r बाई 2 करने पर क्या होगा, वोल्टेज और टाइम तो सेम रहेगा ना, तो r बाई 2 करने के बाद 2 जाएगा ऊपर। सो h इक्वल्स टू 2 इंटू वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर टी बाई आर, तो इसके जगह पर क्या हुआ, 2 टाइम्स हो गया, हीट 2 टाइम्स हो गया। या फिर एक और फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला, h इक्वल्स टू वी आई टी, एक फॉर्मूला है, इसमें वोल्टेज सेम है, करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा 2 टाइम्स। सो 2 इंटू आई इंटू टी, सो 2 इंटू वी आई टी, मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हीट निकलेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सबसे स्टैंडर्ड वाला यही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से यही आपको यूज़ करना है। ठीक है, बाकी के फॉर्मूला से भी देखोगे तो सेम ही 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। ओके, हीट है प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हाफ नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छा, कार्बन कंपाउंड्स कैसे हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। आंसर क्या होगा बताओ। कार्बन कंपाउंड्स मतलब कोवैलेंट कंपाउंड्स, और कोवैलेंट कंपाउंड्स के हमने प्रॉपर्टीज देखे थे, वो लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिकॉज उनके पास आयंस नहीं होते हैं, जो डिसोसिएट नहीं होता है, तो फ्री आयंस ना होने के कारण वो कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी को, सो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोमन 2 होगा। और हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स और वीक फोर्सेस, याद रखना बिटवीन देयर मॉलिक्यूल जब बोलेंगे तो याद रखना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जा रही है, मैंने बताया था आपको। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये एक मॉलिक्यूल H2O का और इनके बीच में और एक दूसरा मॉलिक्यूल H2O का, इनके बीच में जो फोर्स होता है ये होता है वीक फोर्स। लेकिन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, सॉरी, वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी बिटवीन की जगह पर विथिन लिख जाता, अगर विथिन लिखा होता, विथिन का मतलब होता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स, तो तुमको ये वाला चूज करना पड़ता है, हैव स्ट्रांग फोर्सेज विद इन देयर मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्योंकि बिटवीन बोला गया है तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहा है जो कि वीक होता है। सो दे हैव वीक फोर्सेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो रोमन 2 और रोमन 4 होगा इसका आंसर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर? अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक आर व्हाट? बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। तो देखो, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक होते हैं एम्फोटेरिक, वो लोग बेसिक नहीं होते, ठीक है। बेसिक गलत आंसर है, बेसिक गलत आंसर है, आंसर इज एम्फोटेरिक। बिकॉज एम्फोटेरिक में तुमको बेसिक नेचर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ एसिडिक नेचर भी मिल जाएगा एक साथ। तो अगर तुमने सिर्फ बेसिक चूज किया है तो तुम रॉन्ग हो, ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो बेस की तरह भी एक्ट करते हैं और एसिड की तरह भी एक्ट करते हैं, ओके। सो इट शुड बी, योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन बी, ओके। क्लियर कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कौन सा होता है भाई? रेटिना होता है, ठीक है, तो याद आपको होना चाहिए। Which of the following is an example of exothermic reaction? Okay, हीट निकलने वाला रिएक्शन कौन सा है? फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आई गेस इसमें आपको पता ही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, मिल देता है हमें ग्लूकोज C2H6O6 C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तो कोई हीट नहीं निकल रहा है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, कोई एनर्जी भी नहीं निकल रहा, बस ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन गैस निकल रहा है और वाटर भी। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस इसका आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसा कैसा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक। क्यों? बिकॉज हमने इसमें एनर्जी दिया है, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमने एनर्जी सप्लाई किया है। एनर्जी सप्लाई करना मतलब एक्सोथर्मिक नहीं होता है, वो एंडोथर्मिक होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट दिया तो ये टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसमें हमने हीट के एनर्जी में सप्लाई किया एनर्जी, है ना, हीट के सोर्स में, हीट के फॉर्म में, सॉरी। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक होगा, रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हीट निकलता है, ठीक है, एनर्जी निकलता है, सिंपल सी बात है, एनर्जी निकलता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देता है हमें। तो एनर्जी निकलना मतलब एनर्जी का लिबरेशन होना, या फिर कह सकते हो एनर्जी का रिलीज होना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, ओके। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। नाउ द जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड कॉल्ड। बताओ भाई, टैमरिंड में कैसा एसिड प्रेजेंट होता है? बताओ बताओ, ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है एसिड का नाम, ठीक है, टैमरिंड के नाम में ही एसिड का नाम छुपा हुआ है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा टार्टरिक एसिड, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद करके रखा है कि टैमरिंड में टी है और टार्टरिक एसिड में भी टी है, और सिमिलर लगते हैं थोड़े थोड़े, है ना, ये नाम थोड़े थोड़े सिमिलर लगते हैं। एसिडिक एसिड नॉट, मिथेनोइक एसिड, अरे भाई मिथेनोइक एसिड मतलब क्या? ये तो एंट के स्टिंग में प्रेजेंट होता है, एंट के स्टिंग में, फिर बी के स्टिंग में, फिर हमारे डॉग प्लांट के स्टिंगिंग हेयर्स में, है ना। अच्छा, डॉग प्लांट नहीं, सॉरी, निटल प्लांट, लिटल डॉग प्लांट नहीं, निटल प्लांट के हमारे स्टिंगिंग हेयर में, स्टिंगिंग हेयर ऑफ द लीव्स, ओके, पत्ते में चुभने वाले, ठीक है, हेयर टाइप कुछ होते हैं जिनमें एसिड होता है, जो लगने के बाद हमें बहुत इरिटेशन फील होता है। ऑक्जेलिक एसिड, नोप, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में होता है, स्पिनच में होता है, स्पिनच, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टार्टरिक एसिड, ओके। अच्छा भाई, मैच दी फॉलोइंग, अच्छा ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, टिक पड़ गया, सॉरी।
ओके 16 नंबर, which of the following is an alloy of copper and zinc? बताओ कौन सा होगा आंसर? ब्रॉन्ज, कॉन्स्टेंटेंट, नाइक्रोम, ब्रास। अब देखो एक बढ़िया सा ट्रिक तुमको मैंने बताया नहीं था, अब बता देता हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रास और ब्रॉन्ज का कॉम्पोजिशन क्या है। तो याद रखना, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज और ब्रास में दोनों ही कॉपर होते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज में भी कॉपर होता है और ब्रास में भी कॉपर होता है, ठीक है। अब कॉपर के बाद क्या होता है वो याद नहीं रहता लोगों को, बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को, है ना। अच्छा, तो सिंपल सा ट्रिक लाया हूँ। ब्रॉन्ज में ऑलरेडी जेड है, ठीक है, और जेड से क्या होता है, जिंक होता है। तो और यहाँ पर जिंक नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रॉन्ज में ऑलरेडी जेड वर्ड है, सॉरी लेटर है, तो इसमें और जिंक नहीं होगा। क्या होगा, सिल्वर होगा, एस से सिल्वर। क्लियर हुआ? तो जैसे कि देखो यहाँ पर, ओ सिल्वर नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं, टीन, टीन, कॉपर प्लस टीन, SN, सिल्वर नहीं, सॉरी। तो देखो जिंक और हाँ, ब्रॉन्ज में जेड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर और जिंक हम नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा टीन, SN, ठीक है, टीन। और गौर से देखो ब्रास में एस है, मतलब टीन है, SN से एस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम और टीन नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, मतलब जिंक लिखेंगे। बस हो गया कॉम्पोजिशन, हो गया ना। तो यहाँ पर जेड था, यहाँ पर जेड नहीं होगा, यहाँ पर एस था तो यहाँ पर एस नहीं होगा, तो जेड होगा। क्लियर? तो ऐसे आपको इसको याद रखना है, ये सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। अच्छा चलिए भाई, तो ये टेक्निक हो गया। तो कॉपर और जिंक का किसका होगा भाई, कॉपर और जिंक का ब्रास होगा, बिकॉज यहाँ पे एस है, तो यहाँ पर और क्या होगा, टीन तो नहीं होगा नहीं, तो एस जिसमें होगा मतलब ब्रॉन्ज हो जाएगा, मतलब सॉरी जिंक हो जाएगा, है ना। तो कॉपर प्लस जिंक का किसका होगा, ब्रास का होगा, कॉम्पोजिशन होगा, एलॉय। अच्छा समझ में आएगा, एक टेक्निक याद रखो इसको। अच्छा, मैंने तुम लोगों को सैम्पल पेपर 3 में एक क्वेश्चन का आंसर मैं देना मतलब कंफर्म नहीं था मैं, है ना। एक क्वेश्चन था ना कि मेक ए टेबल, कहाँ गया मेक ए टेबल, टेबल हाँ, अच्छा टेबल तो बनाना था बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, हाँ लिस्ट इन्हें देखो, ये वाला क्वेश्चन था, लिस्ट इन टेब्यूलर फॉर्म एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच। तो तुम देख सकते हो कि मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है हमें, और मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक इन नेचर, या फिर एम्फोटेरिक भी होते हैं जैसे एल्यूमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक होते हैं और बाकी के बेसिक होते हैं, ठीक है, ये लिखना है। प्लस अब डिफरेंस में नॉन मेटल का देखो, नॉन मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें नॉन मेटलिक ऑक्साइड मिलता है जो न्यूट्रल भी होते हैं और एसिडिक होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल में कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर वाटर का, और है हमारा इतना ही है न्यूट्रल में, और एसिडिक में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे हमारे एसिडिक में है, ठीक है। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा, मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज करके ऑक्टेट बन जाता है, और नॉन मेटल्स गेन करके ऑक्टेट बन जाता है, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है, ठीक है। तीसरा लिख सकते हो कि मेटल्स के साथ एसिड्स रिएक्ट कर पाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। हो गया कंप्लीट, बस, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो चुके हैं बस। अच्छा, तो मेरा काम हो गया इसमें, ठीक है ना। अच्छा वो याद आ गया, चलिए। Now assertion, different metals have different reactivities with water and dilute acids. The extraction of a metal from its ore depends on its position in the reactivity series. ठीक है, so इसका आंसर होगा क्या बताओ। बोला है कि डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ होते हैं वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ। हाँ भाई ठीक है, कोई कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई कोई हॉट वाटर के साथ, कोई कोई स्टीम के साथ, है ना, और कोई कोई तो भाई इनके साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाता, तो वो लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद रीज़न ये है कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ भाई ये भी ट्रू है, लेकिन रीज़न ने इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया, रीज़न ने असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया। असर्शन में बोला है कि डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ के वजह से वो लोग पानी और
एसिड के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट मेटल्स। और यहाँ पर बोला है कि मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो उनके रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बेस करके होता है कि उनका पोजीशन वहाँ पर किस पर है। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हेलाइड्स या फिर हेलाइड्स मतलब क्लोराइड्स या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में। अगर लो रिएक्टिविटी है तो सल्फाइड के फॉर्म में, सिर्फ सल्फाइड ओड के फॉर्म में। और अगर मीडियम है मतलब मॉडरेट है तो सल्फाइड के फॉर्म में भी और कार्बोनेट के फॉर्म में भी, है ना। और इसके बाद उनका कॉन्सेंट्रेशन के बाद, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन के बाद हाँ, उनका फिर रिडक्शन करवाया जाता है। किसी क्या बोलते हैं उसको, कुछ कुछ मेटल्स का रिडक्शन ज़रूरत नहीं होता बिकॉज वो लो रिएक्टिविटी के होते हैं। कुछ कुछ मॉडरेटली रिएक्टिविटी के कार्बन और एल्यूमिनियम से करवाया जाता है रिडक्शन, और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो वो उनके रिएक्टिविटी सीरीज के पोजीशन के ऊपर बेस करके उनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से उनको रिड्यूस किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, इसके बाद ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट रिएक्टिविटीज के साथ रिएक्ट करते हैं पानी और डाइल्यूट एसिड के साथ, और इसी वजह से ही एक्सट्रैक्शन में और जो है उसके पोजीशन में डिपेंड करता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ भाई इसमें, मुझे तो बी लग रहा है लेकिन ए भी लग रहा है साथ ही साथ ये तो दिक्कत है ना असर्शन रीजन में, एकदम करेक्ट टॉपर्स लोग भी यहाँ पर अटक जाते हैं भाई, ठीक है। उनको भी थोड़ा सा सही गलत का फैसला करने में दिक्कत होता है। सो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स, ओके। हाँ भाई तो ट्रू है एकदम। तो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ की वजह से डिफरेंट मेटल्स का जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग होता है, और डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज़, अच्छा उनके पोजीशन की वजह से रिएक्टिविटी सीरीज़ में ही एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन हाँ डिफरेंट तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का। मुझे लग रहा है भाई ए हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है। बी भी हो सकता है भाई, मैं सोच नहीं सकता भाई क्या हो सकता है इसका। 100% श्योर देखिए मैं बोल नहीं पा रहा। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली ड्यू टू दियर रिएक्टिविटी सीरीज, हाँ भाई ट्रू है। और इन इसी डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज के वजह से वो उनका एक्सट्रैक्शन मेथड्स भी अलग अलग होता है। एक काम करो भाई, ए दे दो भाई इसको, ठीक है। डू वन थिंग, इसका इसका ए दे दो भाई इसको, ठीक है। ए ज़्यादा मुझे सूटेबल लग रहा है बी से, ठीक है। सो डू वन थिंग, इसको ए दे दो भाई, लेट इट बी ए, ठीक है, लेट इट बी ए। अच्छा नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल व्यू इज 25 सेंटीमीटर, हाँ भाई करेक्ट है। द आई लेंस कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म ए क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइंग बिटवीन 25 सेंटीमीटर इन इन्फिनिटी, ट्रू है भाई। लेकिन क्या ये सही है? क्या एसेशन ने इसको करेक्टली एक्सप्लेन किया है? रीज़न ने, मतलब रीज़न ने एक्सेशन को क्या करेक्टली एक्सप्लेन किया है कि नहीं, बताओ। सो मेरी तरफ से तो भाई ए होना चाहिए बिकॉज करेक्ट रिविजन है, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर ही होता है, और तुम्हारा जो आई लेंस है वो हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हमें क्लियर इमेज देता है ऑब्जेक्ट्स का जो हमारे 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। वेल ये ए होगा, ओके ओके। चलिए इसके बाद हाँ 21 नंबर, डाइल्यूट HCl is added to zinc granules, how will you prove that chemical change has taken place here? Support your response with 2 arguments। आपको बताना है कि भाई जब जिंक के साथ डाइल्यूट HCl का रिएक्शन हुआ तो जिंक ग्रेन्यूल्स बने, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कि केमिकल चेंज हुआ, ये आपको बताना है कैसे हुआ, ठीक है। कैसे बताओगे कि केमिकल चेंज हुआ है, सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, थ्रू 2 आर्गूमेंट्स। तो पहला है कि भाई हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। और दूसरा क्या बोलूँ इसको, एक तो ये हुआ एनर्जी हीट निकलेगा, ये भी बोल सकता हूँ। हीट तो निकलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो निकलेगा ऑब्वियसली। हाँ 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 हाँ।
हाँ, तुम ये कह सकते हो कि भाई फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस कैसे, कि जिंक के साथ तुमने डाइल्यूट HCl को रिएक्ट करवाया तो तुमको मिल गया एक न्यू सॉल्ट, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हुआ, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि जिंक ग्रैन्यूल को जब तुमने सॉल्यूशन में ऐड किया या फिर रिएक्ट करवाया तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो कि है जिंक क्लोराइड, ठीक है। और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ ए गैस वाला जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, वो भी हुआ, ठीक है। तो ये दोनों रीजन्स तुम लिख सकते हो, एक है फॉर्मेशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, ओके। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो गया, कलरलेस हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया, ये भी लिख सकते हो। वैसे कलरलेस ही रहता है आई गेस, जिंक के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक का कलर भी वाइट ही होता है, ठीक है। जिंक का कलर वाइट होता है, हाइड्रोजन HCl का भी कलर ही वाइट होता है, कलरलेस ही होता है। तो कलर चेंज मत लिखना भाई, कलरलेस, कलर चेंज का कोई यहाँ पर कोई यू कैन से कोई पॉइंट नहीं होता, बिकॉज कलरलेस ही रहता है वो सोल्यूशन। तो कलर चेंज तो कोई बात ही नहीं है कलरलेस का यहाँ पर। तो लिखना है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जिंक सॉल्ट फॉर्म हुआ, एक न्यू सब्सटेंस, और फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस निकला हाइड्रोजन गैस, ओके। ये दोनों रीजन आपको लिखना है। अच्छा, a light enters from medium A to medium B as shown in the figure. Now, which one of the two media is denser with respect to other medium? Justify your answer. बहुत सिंपल है, हमें पता है कि जिस मीडियम जो मीडियम पर लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, ठीक है, जिस मीडियम में घुसने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड होता है लाइट का रे, मतलब रिफ्रैक्टेड रे, तो समझ जाना है कि वो वाला मीडियम डेंसर है। और अगर वो वाला मीडियम रेयरर होता तो लाइट का रे नॉर्मल से दूर भागता, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो नॉर्मल के पास से, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल ये रिफ्रैक्टेड रे गया है, ट्रेवल किया है, मतलब मीडियम बी इज श्योरली व्हाट, श्योरली denser than medium A. So medium B is denser than medium A. So medium B is denser than medium A. medium A. इसके बाद medium B is denser than medium A as the light ray bends towards the normal, okay, justify answer ऐसा लिख देना है, okay। Now if the speed of light in medium A is VA and medium B is VB, what is the refractive index of B with respect to A? So refractive index means N. Refractive index of B with respect to A equals to what? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पता है आपको, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A दैट इज VA डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B दैट इज VB। हो गया, सिंपल, इजी, ठीक है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ, ओके। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी यूज होता है जब दो अलग अलग मीडियम होता है, ठीक है, और दोनों मीडियम में से कोई भी मीडियम एयर या फिर वैक्यूम नहीं है, ठीक है। अगर एयर या फिर वैक्यूम होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होता है, लेकिन यहाँ पर एयर और वैक्यूम के बारे में कोई इजहार किया नहीं गया तो दिक्कत नहीं है, ओके। सो दिस इज ईजी, 24 नंबर हो गया है। 25, a ray of light skirting from diamond is incident on the interface separating diamond and water. Draw a labeled diagram to show refraction of light in this case. तो याद रखना कि डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, ठीक है।
तो पानी से भी ज़्यादा डेंसर है हमारा डायमंड। तो उसके केस में, ठीक है, उस केस में थोड़ा वेट, यहाँ पर मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा जगह को, नहीं तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा ना। ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर से ज़्यादा है। मतलब वाटर यहाँ पर बन गया रेयरर मीडियम और हमारा डायमंड बन गया डेंसर मीडियम। क्योंकि तुम इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 25 का रोमन बी पार्ट भी देख सकते हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डायमंड एंड वाटर आर 2.42 एंड 1.33। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है और वाटर का 1.33, बहुत डिफरेंस है, ठीक है, पूरा एक होल नंबर का डिफरेंस है। तो तुम गेस कर सकते हो कि डायमंड जो है वो पानी से भी ज़्यादा रेयरर है, ठीक है, सॉरी डेंसर है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो आपको पता है कि जब रेयर से डेंसर में जाता है लाइट का रे तो क्या होता है, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो बैंड टूवर्ड नॉर्मल आपको दिखाना है, क्लियर। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखो सपोज ये हो गया हमारा इंटरफेस, ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर, दिस इज रेयरर इन दिस केस, और ये हमारा हो गया डायमंड। अच्छा रुको, इसमें बोला क्या कि डायमंड से वाटर में जा रहा है ना, ओ अच्छा सॉरी, डायमंड से वाटर में जा रहा है, मतलब डेंसर टू रेयर जा रहा है। सो डायमंड है डेंसर मीडियम और फिर वाटर है हमारा रेयर मीडियम, ठीक है, इस केस में। ओके तो सपोज ये ऐसे गया था कुछ एंगल बनाकर लाइक दिस। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्लियर। अच्छा नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको डॉटेड नहीं बना सकता बिकॉज अगर डॉटेड बनाऊंगा तो पीछे का जो लिखा है वो मिट जाएगा ना। अच्छा रुको, बना सकता हूँ आई गेस, बना सकता हूँ, नाइस नाइस नाइस, क्लियर, बस बन गया। अच्छा बन गया भाई, इसको थोड़ा सा बस कवर कर लूँगा, बस हो गया, नाइस, परफेक्टली डन। ओके अब डेंसर टू रेयर जब जाता है ना तब क्या होता है, लाइट रे तब वो नॉर्मल से दूर भागता है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, क्लियर, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा डेंसर है किससे, वाटर से, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है डायमंड से, तो वो यहाँ पर इस केस में रेयर बन जाता है। तो जब भी डेंसर से रेयर बनता है, सॉरी जाता है लाइट करे, तो वो नॉर्मल से दूर भागता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो आपको ये भी लिख देना है कि दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा ओके समझ में आ गया भाई। चलिए अब क्या 25 का ए नंबर हो गया। नाउ एब्सोल्यूट refractive indices of diamond and water, this and this, find a value of refractive index of water with respect to diamond। तो अभी हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, एक डायमंड का और वाटर का, इनके बीच में वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। ओके समझ गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड क्या होता है, मुझे बताओ। क्या हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की ज़रूरत है? जी नहीं। तो कैसे करेंगे भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हमने प्रूफ भी किया था, याद करो, कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया, ठीक है, जो यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, तो पहले वाटर को लिखोगे फिर डायमंड को लिखोगे, फिर जब तुम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे तो सबसे पहले वाटर है तो वाटर को सबसे पहले ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाय डायमंड लास्ट में, डायमंड को लास्ट में लिखोगे, क्लियर। लेकिन अगर मैं लिखता कि NWD इक्वल्स टू VD बाई VW, तो इसमें देखो तुम गौर करके कि यहाँ पर W वाला नीचे है और D वाला ऊपर है। तो याद रखना स्पीड जब पूछेगा, जब स्पीड की बात होगी तब लास्ट वाला ऊपर होगा और
फर्स्ट वाला नीचे। लेकिन जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तो जो फर्स्ट में है वो फर्स्ट में रहेगा, जो लास्ट में है वो लास्ट में रहेगा। क्लियर? अच्छा, और क्या गिवन है? गिवन ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। सब बिठा दो इसमें, 1.33 डिवाइडेड बाय 2.42 डिवाइड कर दो तो आंसर होगा 0.55। ओके, 0.55 will be the answer of this pretty question. Okay, so I hope तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा 0.54 समथिंग आता है, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 0.55 लिखा। ओके, अच्छा तो घबरा मत इसको घबरा मत, ठीक है। अच्छा, सो दिस विल बी द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 इज डन प्रिटी वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। वैसे कितने सारे क्वेश्चन है भाई इसमें? भाई सारे के सारे क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं नहीं, सारे के सारे नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन है। ओके चलो, हो जाएगा चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, प्रोवाइड ए सिक्योर मेथड फॉर थिनिंग आउट ए पोटेंट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को तुमको थिन करना है, मतलब डाइल्यूट करना है, तो क्या सेफ्टी मेजर, क्या सिक्योर मेथड होगा? डाइल्यूशन होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, डाइल्यूशन होगा। अच्छा, अब डाइल्यूशन मतलब क्या? अच्छा, डाइल्यूशन लिख देता हूँ भाई, ठीक है, डाइल्यूशन लिख देता हूँ। और डाइल्यूशन में क्या याद रखना पड़ेगा कि वाटर टू एसिड, नॉट एसिड टू वाटर। गलत बोला क्या मैंने? हाँ गलत बोला, वाटर में एसिड डालो। मैंने बोला कि वाटर टू एसिड, वो गलत है। एसिड टू वाटर, पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी नहीं डालना है। क्लियर? पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी नहीं डालना है, उसी को डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो डाइल्यूशन में क्या होता है कि एडिंग एसिड टू वाटर स्लोली विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ये है सिक्योर मेथड जिसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। वैसे भी ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर 3 में भी था। ओके, राइट द नेम एंड pH ऑफ द सॉल्ट दैट इज क्रिएटेड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉम्बाइंड। बहुत सिंपल है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 और क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना, NaOH। ओके, ये मिलाकर क्या होगा? सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। क्लियर? अच्छा, नाउ नेम द सॉल्ट सोडियम सल्फेट, ये हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। क्लियर? और pH कितना होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है, बिकॉज OH माइनस आयंस और H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन या फिर मात्रा सेम ही रहता है। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है, नलिफाई कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। सो न्यूट्रल सॉल्ट, और न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब होता है pH हो जाएगा 7 के बराबर। क्लियर? अच्छा, हो गया, डन। ओके, नाउ वाई, अच्छा, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज ड्राई ब्लू लिटमस पेपर टू, अच्छा, ड्राई HCl गैस डज नॉट कॉज ड्राई ब्लू लिटमस पेपर टू चेंज कलर। वाई? क्यों ड्राई HCl गैस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं करवाता, जबकि हमें पता है कि HCl गैस एसिडिक नेचर का गैस होता है। तो देखो भाई, मैंने बोला था इसका रीज़न क्या होगा कि ड्राई HCl गैस जो है उसको मॉइस्चर चाहिए होता है या फिर कह सकते हो वाटर चाहिए होता है, जिसके वजह से वो H प्लस आयन में डिसोसिएट कर पाएगा। और यही H प्लस आयन क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक बनाता है। क्लियर? तो अगर H प्लस आयन का डिसोसिएशन ना हो पाए तो वो सब्सटेंस एसिडिक
प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाएगा। तो जब वो ड्राई रहेगा तो H प्लस आयन डिसोसिएट नहीं हो रहा होगा, सो दिस सब्सटेंस कैन नॉट शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। तो उसको पानी चाहिए होगा टू फॉर्म H प्लस आयन्स, और H प्लस आयन्स जब वो फॉर्म कर पाएगा तब वो एसिडिक नेचर शो कर पाएगा, और जब वो एसिडिक नेचर शो कर पाएगा तब जाके ही वो सिर्फ कलर को चेंज कर पाएगा, हमारा लिटमस पेपर का कलर को, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो आपको बना के लिखना है, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स। यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर मतलब सिंपली वायर का कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, बहुत सिंपल है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर ज़्यादा लेंथ हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें बताया कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड इट इज़ इन्वर्सली डिपेंडेंट ऑन एरिया एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर पर भी, टेम्परेचर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर, ठीक है, यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक है लेंथ, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज डन। इजी क्वेश्चन था भाई। द इमेज बिलो शोज द डिज़ाइन ऑफ ए रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। ये नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, क्लास 12 का कोर्स है, पता नहीं क्यों दे दिया यहाँ पर, ये आपके कोर्स में नहीं है भाई, ठीक है, ये क्लास 12 में है। ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है बोर्ड्स में, बिकॉज ये भाई बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये 12 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको आपके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं इसको, ठीक है। तो इसको छोड़ दो भाई, ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, ठीक है, इनको भाई छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो भाई, इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, आएगा भी नहीं, ठीक है। तो चिंता फ्री रहो, टेंशन नहीं लेने का। डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर पता है आपको, नोट्स में है, देख लेना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर, ओके। इफ ए करंट 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए इलेक्ट्रिक हीटर फॉर 5 मिनट्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज 220 volts, कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीटर। अरे भाई अभी तो बोला कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर, फिर से बोल रहा कि पावर ऑफ द हीटर पागल हो गए क्या? चलिए कोई बात नहीं। सो पावर गिवन, अच्छा पावर निकालना है ना, तो करंट गिवन है 3 एम्पियर, वोल्टेज गिवन है 220 volts, और टाइम गिवन है 5 minutes। क्लियर? नाउ पावर इज इक्वल्स टू वी आई, 220 इंटू 3, 660 वाट। क्लियर? तो पावर क्या हो जाएगा, 660 वाट इज द आंसर। आई गेस इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए बोला, तभी इन्होंने टाइम दिया है। वेल अभी पूछा नहीं है तो हम निकालेंगे क्यों, ठीक है ना, फालतू का इतना मेहनत करके क्या ज़रूरत, उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक भी है तो कोई हमें क्या, ठीक है, हमारा गलती थोड़ी है प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन यूजिंग केमिकल इक्वेशन, बहुत सिंपल है, पढ़ाया था मैंने। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में इथेनॉल का साथ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करके हमें देता है एस्टर प्लस वाटर, और तुम्हारा सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है कि हमारा इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ और बन जाता है एक सोडियम इथेनॉइट, मतलब एक सॉल्ट बनता है जिसको सोप की तरह यूज़ किया जाता है और इथेनॉल बनता है, ठीक है। तो लिख देता हूँ भाई, तुम लोगों को याद रह जाएगा, CH3 COOH plus C2H5OH in the presence of concentrated H2SO4 which acts as a positive catalyst and dehydrating agent, CH3COOC2H5 plus H2। ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसको मैंने रेड कलर से लिखा है देखो, और जिसको मैं ब्लू कलर से लिखूंगा वो है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन इज CH3COO plus COOH plus
NaOH रिएक्ट करके CH3COO जिसको हम कहते हैं सोडियम इथेनॉइड प्लस C2H5O6 C2H5OH सॉरी OH6 नहीं OH, ठीक है, C2H5OH ओके। सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट, ठीक है, कोई सा भी एक नाम चलता है भाई, तुम कोई सा भी एक याद रखो, दोनों ही याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन और ये हो गया हमारा प्यारा सा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर, बस यही दिखाना था। ओके 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 ओके, राइट 3 डिफरेंट रिएक्शंस शोइंग द कन्वर्शन ऑफ इथेनोइक एसिड टू सोडियम इथेनोएट। अब देखो भाई, इथेनोइक एसिड को सोडियम इथेनोएट में कन्वर्ट करने के बहुत सारे रिएक्शंस हैं। पहला ये वाला रिएक्शन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसमें सोडियम इथेनोएट बनता है। दूसरा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब कुछ ऐसे CH3COOH प्लस, अच्छा ये तो ऑलरेडी गिवन है, एक इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ये लिख लेना, प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी 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 पिला दीजिए। इसके बाद सेम CH3COOH प्लस NaHCO3, इसके साथ भी सेम ही है, CH3COONA प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सेम ही है दोनों का। तो बोला है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन केस, राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अदर देन इथेनोइक एसिड। ओके, लिख देना भाई, तुम बैलेंस भी कर लेना, तुम्हारा काम होगा वो, मेरा नहीं है तुम्हारा काम है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मार्क करके रखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, मैंने सितारे पर सितारे बना के रखे हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे ये, ठीक है, अभी तक का पूरे जितने भी मैंने सैम्पल पेपर मैंने सेल्फ असेसमेंट किया है। A compound P with molecular formula C3H6 reacts with hydrogen in presence of nickel catalyst to form a compound Q. Q on treatment with chlorine in the presence of sunlight gives a compound R, which on hydrolysis gives a compound S. Identify PQRS. हाँ, यहाँ पर इसके बाद compound R which on hydrolysis, हाँ ठीक है। सो गौर से देखो भाई, पी कौन है, C3H6 कौन है भाई, ये प्रोपीन है, प्रोपीन है। सो लिखा हुआ है देखो, C3H6 प्रोपीन है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चल जाएगा कौन है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म ए कंपाउंड। अब देखो, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन याद करो, एडिशन रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, ये कंपाउंड क्यू फॉर्म होता है, मतलब कैसा कंपाउंड फॉर्म होगा भाई, C3H8 फॉर्म होगा, बिकॉज दो पहले C3H6 थे, अब 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो अभी कितना होगा हाइड्रोजन का नंबर, C3H8, ठीक है। नाउ इट विल बी C3H8 जो कि है प्रोपेन। अब ये हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ठीक है, तो Q हो जाएगा हमारा C3H8 प्रोपेन। क्लियर, ओके। Q on treatment with chlorine in the presence of sunlight gives a compound R, which on hydrolysis gives a compound S. So देखो, जब हमने C3H8 को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हो गया सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि C3H7Cl बन जाता है, ठीक है, C3H7Cl बन जाता है प्लस HCl गैस,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब गौर से देखो, गौर फरमाओ इस यहाँ पर, गौर फरमाओ, गौर फरमाओ। कहाँ लिखूँ भाई, कहाँ लिखूँ, लिखने का जगह ही नहीं है। तो मैंने जगह बना लिया है, ठीक है। आइए तो इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर करते हैं। देखो पहला तो ये हुआ C3H6 plus H2 in the presence of nickel catalyst, we will get C3H8 done। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा रिएक्शन कि हाँ, अब गौर से देखो, यहाँ पर है कि C3H8 प्लस Cl2। अब इसको लिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखता हूँ। देखो C, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर H। क्लियर? ये हमारा प्रोपेन ही है, लेकिन हमने इसको कैसे लिखा, स्ट्रक्चरल फार्मूला की मदद से लिखा। डन, ओके। प्लस Cl2 मतलब Cl बॉन्ड विथ Cl। क्लियर? अब होता क्या है, ये Cl इस हाइड्रोजन को इस कंपाउंड से हटा देता है। ओके, हटा देता है, तो वो खुद जाके यहाँ पर बैठता है और हाइड्रोजन जाके बैठता है हमारे क्लोरीन के साथ। तो ये क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा ना, तो आ जाओ भाई। तो ये बन जाएगा C, अच्छा ऐसे ऐसे लिखो। ओके, अब यहाँ पर बन गया हमारा एक Cl प्लस हाइड्रोजन गैस Cl के पास, और बन गया HCl गैस। तो देखो ये हमारा वो स्ट्रक्चर है, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम इसको नाम दें, नामकरण करें, तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा ये, है ना। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पर है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3। ठीक है, तो ना व्हाट विल बी द नेम, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमारा यहाँ पर Cl सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 नंबर पे हमारा क्लोरो लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो 3 मतलब प्रोपेन, बस हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। नाउ सी, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो क्लोरीन है ये आके यहाँ पर लगा, बीच में लग गया, हो भी सकता है यार। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। एक और रिएक्शन यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ। ठीक है, C, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर H। ठीक है, तो वेट जगह नहीं बनेगा ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर प्लस लूँगा मैं, दूंगा यहाँ पर प्लस, प्लस Cl। ठीक है, हो भी सकता है भाई, Cl तो किसी के साथ भी बैठ सकता है ना। अच्छा, तो अब ये रिएक्शन होगा, क्या देगा, अब क्या हुआ कि ये Cl यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर बैठ गया हमारा Cl और प्लस HCl गैस। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, इस Cl ने इस H को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिस्प्लेस किया। ठीक है ना। अच्छा, अब इस कंपाउंड का जो नाम होगा ये थोड़ा अलग होगा, देखो कैसा होगा। देखो देखो हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिया। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, कहीं से भी कर लो, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट बीच में, तुम यहाँ से करोगे तब भी सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिलेगा, यहाँ से करोगे तब भी नंबर 2 ही मिलेगा। तो कर लिया भाई यहाँ से नंबर रिंग। तो अभी कहाँ पर है, अभी 2 नंबर पे हमारा क्लोरो है, तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो देखो दो तरीके से, देखो
स्ट्रक्चर बन गए हैं, ठीक है ना। सो दो तरीके के स्ट्रक्चर बन चुके हैं, एक है 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन, कोई सा भी एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, तो तुमको दोनों ही लिख के आने हैं, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा है 2 क्लोरोप्रोपेन, डन। अच्छा, इसके बाद हाँ, तो हमारा जो आर है कंपाउंड, वो आर कौन है, आर है हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन, इट डिपेंड्स कि अभी दोनों ही हो सकते हैं भाई, कोई गारंटी नहीं देकर नहीं बोल सकता कि कौन सा होगा, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, कोई सा भी एक हो सकता है। नाउ ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ए कंपाउंड एस, आइडेंटिफाई। अभी हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा इसको, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा, सो चलिए इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं। सो सी, अच्छा इसका हम अभी कॉन्डेंस फॉर्मूला के तरफ से लिखेंगे, तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, इसको लिखता हूँ, देखो इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH और यहाँ पर Cl, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C3H7Cl, ठीक है। 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, प्लस वाटर देने पर क्या बनेगा, प्लस वाटर देने पर बनता है प्रोपेनॉल या फिर 2 प्रोपेनॉल। कैसे, इसको समझने के लिए हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, देखो देखो ओके। अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इस क्लोरीन को हटा देगा, ठीक है, और इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके यहाँ पर इसके साथ आएगा। कैसे दिखाते हैं, आइए। ऐसे होगा और बाकी का सेम, ठीक है। तो क्या किया, Cl को ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन मिलाकर हटा दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है। धक्के मार के बाहर निकालने के बाद दोनों में से एक हाइड्रोजन अभी बचा, उसके साथ ये क्लोरीन बॉन्ड करके HCl गैस निकालेगा, ठीक है, HCl गैस निकालेगा। अच्छा, अब इसका अभी देखो इसका नाम क्या होगा, नामकरण करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, यहाँ से, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देंगे हम, ठीक है। तो 1 नंबर पे, ठीक है, 1 नंबर पे, अच्छा इसके बाद 1 नंबर पे हमारा क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, लेकिन उसके पहले हमें रूट वर्ड लिखना पड़ेगा जो कि है प्रोपेन। सो प्रोपेन प्लस ऑल, अब ई के बाद ओ आ गया, तो ई को हमें ओम शांति करना पड़ेगा ना, तो N प्लस OL लग जाएगा, तो 1 प्रोपेनॉल, या फिर सिर्फ प्रोपेनॉल लिखने से भी काम चल जाएगा, सिर्फ प्रोपेनॉल लिखो या फिर प्रोपेन 1 ऑल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक और स्ट्रक्चर दिखाया था ना आपको कि अभी Cl यहाँ भी लिख सकता है ना, Cl यहाँ भी लिख सकता है 2 नंबर पर भी, तब कैसा स्ट्रक्चर होगा दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो। तो सेम स्ट्रक्चर को कॉपी करो, Cl यहाँ पर Cl था ना, यहाँ पर H और यहाँ पर H प्लस H2, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, ऑक्सीजन इसको हटाएगा क्लोरीन को और एक हाइड्रोजन इसको यहाँ पर आके बैठ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा HCOH H प्लस HCl। अब इसका नामकरण करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 कर दो। तो अभी हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 2 नंबर पे, है ना। सो 2
प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, या फिर प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो। तो देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ हमारा क्लोरीन है। तो आपको दोनों ही लिखने हैं, 2 प्रोपेनॉल भी लिखना है और 1 प्रोपेनॉल भी लिखना है, ठीक है। अच्छा, आपके ओजवाल में एक्चुअली उन्होंने दो के दो क्लोरीन ही लगा दिए हैं यहाँ पर, इसलिए उनका स्ट्रक्चर बन गया है कुछ और। उनका बन गया है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, लेकिन मेरा बना है सिर्फ 1 क्लोरोप्रोपेन। तो उन्होंने क्या किया, बस उन्होंने एकदम सबसे लास्ट वाला कंपाउंड लिखा है जो एकदम रिएक्शन के एकदम लास्ट में होगा। मैंने तो ये इंटरमीडिएट लिखा है, ठीक है, आपको इंटरमीडिएट लिख सकते हो या फिर लास्ट वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। मतलब आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर भी करेक्ट है, वो वाला आंसर भी करेक्ट है, बस उसने क्या किया, उसने सबसे लास्ट वाला दिखाया और मैंने इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला दिखाया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि दोनों के दोनों क्लोरीन, जो यहाँ पर देख सकते हो दोनों के दोनों क्लोरीन ही, ठीक है, यहाँ पर यूटिलाइज कर दिया, यहाँ पर एक क्लोरीन बैठ गया और यहाँ पर एक क्लोरीन बैठ गया, ऐसे दिखाया उन्होंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो फिर से रिकैप, पी क्या है हमारा, पी है प्रोपीन, क्यू है प्रोपेन, आर है हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन, डिपेंड करेगा किस पोजीशन में बैठा हुआ है, और क्यू बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल या फिर 2 प्रोपेनॉल, डिपेंड करेगा कि किस वाले पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो अच्छे से, इसको प्रैक्टिस करो। और इसका पार्ट बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी, A compound X with molecular formula this मतलब ethanol on oxidation with acidified potassium dichromate gives a compound Y. Y on reduction with lithium aluminium hydride gives back X. Identify X and Y. Write the chemical equations for the reactions involved. जगह नहीं, कहाँ लिखो भाई, अच्छा लिख दूंगा यहाँ पर लिख दूंगा भाई, जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि बहुत लोग गलती करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, कैसे बताता हूँ, रुको पहले थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, आई एम डैम श्योर। चलिए हो जाएगा, और थोड़ा बाकी है, बस होने ही वाला है, चलिए थोड़ा सा बाकी यहाँ पर और हो गया। सो क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर था ये 34 का बी, 34 का ये हो जाएगा बी। नाउ सी, ए compound X with molecular formula C2H5 on oxidation with acidified potassium dichromate, oxidation reaction C2H5OH on oxidation with acidified potassium dichromate, फॉर्मूला क्या है, K2Cr2O7, acidified potassium dichromate gives a compound Y। अब यहाँ पर बहुत लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से यहाँ पर लिख देंगे CH3COOH, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बोला था एक्स्ट्रा नॉलेज में चैप्टर 4 में जब पढ़ा रहा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि इसमें जब ये ऑक्सीडेशन होता है C2H5OH से ऑक्सीडाइज होकर, ठीक है, एक ऑक्सीजन को अटेन करके ये बनता है C2H4O बनता है। ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनता है ये, क्लियर। अब जब तुम इस एल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हो, रिडक्शन करवाते हो, तब तुमको फिर से इथेनॉल मिलता है, क्लियर। इसलिए यहाँ पर तुमको इसको एल्डिहाइड लिखना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड, ठीक है, एसीटल्डिहाइड। चलिए तो इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर C2H4O। एक्चुअली में रिएक्शन कैसा हो रहा है कि यहाँ पर एक नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एक एलिमेंट, ठीक है, ये है एलिमेंटल ऑक्सीजन, ठीक है, एटॉमिक स्टेट में है ये, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ
acidified potassium dichromate. It gives C2H4O plus H2O. क्लियर. एंड इसका नाम है एसीटल्डिहाइड. एसीटल्डिहाइड इसका नाम है. क्लियर. अच्छा, या फिर तुम कह सकते हो इसका नाम इथेनॉल भी है. इथेनॉल. ठीक है, एसीटल्डिहाइड या फिर अगर मैं IUPAC नेम लूँ तो इथेनॉल. क्लियर. ओके, इथेनॉल इसका नाम होगा. अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ बोला है क्या यहाँ पर? हाँ, वाई ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो जब तुमने, ये हमारा वाई है, जब तुमने C2H4O इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाया, रिएक्ट करवाया, तो ये फिर से हमें देता है C2H5OH. ठीक है. अच्छा, तो ये है रिडक्शन. ठीक है, रिडक्शन ऑफ इथेनॉल. क्लियर. अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना फिर से. ठीक है. अच्छा, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. एक्स होगा इथेनॉल और वाई होगा इथेनॉल. ओके. राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व हो चुका है. 34 का बी भी हो चुका है. ठीक है. अच्छा, नाउ कंप्लीटेड. ओके, नाउ 36 नंबर, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर. अरे भाई, नोट्स में है. एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस. P इक्वल्स टू V²/R. ये लो, हो गया. An electric oven is rated 220 volts. Voltage 220 volts consumes 11 units of energy in 5 hours. Okay, energy is 11 units, मतलब 11 किलोवाट आवर. ठीक है, और टाइम है 5 hours. कैलकुलेट द फॉलोइंग. पावर रेटिंग ऑफ द ओवन. पावर रेटिंग ऑफ द ओवन. ओके, बहुत सिंपल है. हमें पता है कि पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, है ना. पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम. सो यहाँ से एनर्जी इज 11 और पावर इज 5. सो टाइम इज 5, सो इट विल बी 11/5 वाट. ओके, 11/5 वाट होगा इसका आंसर. वेट, पावर रेटिंग ऑफ द ओवन तो 11 in 5 hours. वेट, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं. 11 units of electrical energy in 5 hours consumes in 11 hours. अच्छा, समझ गया. आई गॉट इट. इसमें बोला है कि भाई 5 घंटे में ये इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. मतलब कि ये, ओ समझ गया. आई गॉट इट. समझ गया. ये किलोवाट है. ठीक है, किलोवाट है. इसको हमें वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मेरा आंसर मिल नहीं रहा था. इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2200 वाट. सो नाउ इट इज़ द आंसर, पावर रेटिंग. ठीक है, बिकॉज पावर का यूनिट क्या है, वाट में है, तो किलोवाट में रखूँगा तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इंटू करना पड़ा. ठीक है, तो ये किलोवाट आवर में था, आवर में है, आवर से आवर कैंसिल हो गया तो किलोवाट आवर रहा. इसको हमने 1000 वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इंटू किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया. क्लियर. करंट ड्रॉन बाय द ओवन. पावर इक्वल्स टू VI. करंट इक्वल्स टू पावर बाई वोल्ट, मतलब वोल्टेज. पावर 2200, वोल्टेज 220. 10 ampere is the current drawn. Clear, easy. Okay. Resistance of the oven when it is red hot. Resistance कैसे निकालेंगे? P equals to V²/R. यहाँ से R हो जाएगा, V² मीन्स 2200 डिवाइडेड बाई पावर क्या है 2200, 22 ओम इज द आंसर. डन. ओके, इजी था भाई, इतना टफ नहीं था.
ओके, समझ आ गया, समझ आ गया। करंट ड्रॉन, रेजिस्टेंस हो गया। और राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दिस सिंपल है यार। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए। डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कैसे? तुमको ऑलरेडी पता है कि रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से कैंसिल हो गया तो ओम मीटर, तो ये रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा। डिराइव्ड एसआई यूनिट ओम मीटर, बस ऐसे कर देना है। क्लियर? इजी है भाई, इतना टफ नहीं है यार। ए मेटल वायर ऑफ 3 मीटर has a resistance of 60 ohm if the area of cross section is this, calculate the electrical resistivity. Very important question. रुको रुको रुको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए करते हैं इसको सॉल्व। लेंथ इज 3 मीटर, रेजिस्टेंस इज 60 ओम, area of cross section is 4 into 10 to the power minus 2 meter square. Now just calculate the electrical resistivity. Resistivity equals to RA by L. So 60 into 4 into 10 to the power minus 2 divided by 3. 80 into 10 to the power minus 2. अब स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से 80 नहीं लिख सकते, है ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। तो अब देखो टेक्निक क्या है, यहाँ से 10 को डिवाइड करो और यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रूल्स है, इसको करना पड़ता है। अगर तुम 80 को 8 बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड करेंगे, कॉमन नॉलेज। लेकिन 10 से क्योंकि डिवाइड किया तो यहाँ पर तुमको 10 से फिर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है। सो 8 इंटू, अगर तुम इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1। 10 टू द पावर माइनस 1 मीन्स इतना ओम मीटर, अरे इतना ओम मीटर इज द आंसर। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 ओम मीटर इज द आंसर, मतलब 0.8। ओके, अच्छा, इजी क्वेश्चन, ध्यान से करना, ठीक है, गलती मत करना। हाउ डज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इन पार्ट 2 चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज डबल? नो चेंज, नो चेंज। Why no change? Because resistivity does not depend on length, or area, but it depends on temperature and nature of the material. ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता भाई लेंथ के बढ़ने से, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, the metals produced by different various reduction processes are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals, obviously, right? The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. हाँ, मैंने पढ़ाया था भाई। What is the cathode and anode made of in the refining of copper in this process? तो याद रखना भाई, कॉपर का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड में लगाया हुआ होता है इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल, और कैथोड में लगाया हुआ होता है प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल। सो कैथोड में प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल एंड एनोड में इम्प्योर कॉपर ब्लॉक। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, कैथोड में प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल और एनोड में इम्प्योर ब्लॉक ऑफ
कॉपर मेटल, ठीक है। हो गया 38 का रोमान 1। नेम द सोल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस एंड राइट दिस फॉर्मूला। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4 सोल्यूशन, ओके, ये तो आपको पता ही है, मतलब जिस मेटल का आप यूज़ कर रहे हो उसका सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। हाउ डज कॉपर गेट रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बताया था मैंने क्या होता है, एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है। लिख दूँ क्या, लिख दूँ क्या, बताओ। लिखने के लिए जगह नहीं है, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ। सो देखो एनोड में क्या होता है, मैंने याद करवाया था। एनोड में आनो, आनो मीन्स एनोड में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे, सो कॉपर क्या करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज करके बन जाता है कॉपर आयंस। कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। और कैथोड में वही तुम्हारा वही कॉपर का जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन करके कॉपर एटम में फॉर्म करता है ना। हाँ, तो ये हो रहा है एक्चुअली में हमारे एनोड और कैथोड में। तो होता क्या है कि हमारा जो एनोड है, ठीक है, जो जिसमें इम्प्योर ब्लॉक है, उसमें से धीरे धीरे करके कॉपर के आयन्स चले जाते हैं प्योर स्ट्रिप में। सो जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एनोड मड, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, कॉपर का जो इम्प्योर ब्लॉक होता है, मेटल होता है, वो हो जाता है क्लीन, ठीक है, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिसे कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, समझ में आ गया है, ये हमने करवाया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे मेटल से नॉन मेटल्स के लास्ट तरफ जो क्वेश्चन वीडियोस हैं, पार्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें देखो, चेकआउट करो कौन से पार्ट में है, चेकआउट करके अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट कर लो। Now you have 2 beakers A and B containing copper sulfate solution. What would you observe after about 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker A and a strip of silver in the beaker B? Give reason for your observation in each case. So 2 beaker है, दोनों के beaker में ही copper sulfate solution है। So copper sulfate solution, अब देखते हैं। Now, what would you observe after about 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker A? beaker A में zinc डाला, तो zinc is more reactive than copper, तो इसको डिस्प्लेस करके बन जाएगा zinc सल्फेट प्लस कॉपर। और beaker B में a strip of silver is less reactive than copper, so no reaction, ठीक है। Now remember copper sulfate solution का कलर होता है ब्लू एंड zinc सल्फेट का कलरलेस होता है। So क्या लिखोगे, so we would observe that after, or you can say upon adding zinc to beaker A, strip of zinc to beaker A and strip of silver in beaker B, the color of the beaker A changes from blue color to colorless, and whereas in the other beaker B, nothing is observable because no reaction is taking place because of the less reactivity of silver than copper, ठीक है। बट इन beaker A the reactivity of zinc is more than that of copper, so it displaces copper from its salt solution in resulting in the color change of the solution। बस सिंपल, और क्या, इतना घबराने की ज़रूरत है क्या, बस अपने कंसेप्ट जितने भी आपके दिमाग में सब लिख दो भाई कॉपी में, एकदम फुल मार्क्स, ठीक है। इक्वेशन में लिखना, इक्वेशन लिख के बैलेंस कर देना। गिव रीजन फॉर ऑब्जर्वेशन इज ईच केस, लिख दिया, ओके। लास्ट क्वेश्चन, observe the following source carefully and answer the following questions that follow, okay। a magnetic field is described by the फालतू वाले क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, अच्छा फालतू की चीज़ें लिखे हैं, okay। can 2 magnetic field lines intersect each other? never, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। write 2 properties of magnetic field lines, लिख दो भाई, never। एक आंसर तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा कि magnetic field line never intersect each other। दूसरा कि magnetic field lines emerge from the north pole and goes to the south pole outside the magnet, but inside the magnet it goes from south pole to north pole, clear। बस दूसरा प्रॉपर्टी लिख सकते हो, तीसरा प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि they are crowded in the pole and less crowded in the other region of the magnet, ऐसे भी लिख सकते हो। और क्या है, और बहुत सारे हैं, तुम लिख देना भाई, ठीक है, इजी है। डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पर दूसरे मैग्नेट्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, भाई ऑलरेडी ड्राइंग दिया हुआ है यार, भाई क्या
चप्परगंज लोग हैं भाई, ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है बार मैग्नेट का, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड्स का, फिर पूछ रहे हैं भाई, मतलब गजब के लोग हैं भाई। अच्छा ड्रॉ कर ही देता हूँ, देखो बहुत सिंपल है। देखो इसको तुम मान लो नॉर्थ पोल, इसको मान लो साउथ पोल, क्लियर। तो एक बीच का लाइन होता है, आपको पता है एकदम स्ट्रेट लाइन होता है बीच से, नॉर्थ से निकलता है तो एरो बाहर निकलेगा, साउथ में घुस जाता है, फिर ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, तो साउथ नॉर्थ से निकलेगा साउथ में घुसेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में घुसेगा, ऐसे करके दिखाओ और भी, ठीक है, मज़ा आता है। ऐसे दिखाओ, दिखाने के बाद कुछ कुछ ऐसे दिखा दो, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे दिखा दो, क्लियर हो गया, डन। अच्छा नाउ हाउ टू स्टेट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक क्लोज कर्व नॉट ओपन, ये कैसे बताओगे, ये कैसे बताओगे, बताओ बताओ, ये कैसे बताओगे, कि कैसे बताओगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा तुम्हारे क्लोज कर्व्स बनाते हैं और ओपन कर्व्स नहीं बनाते, बताओ कैसे बनाओगे, कैसे कैसे बताओगे इसको, बताओ, ठीक है, कैसे बताओगे। सिंपल है, तुमको लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल जाता है, वो तो बाहर का है, आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट वो लोग साउथ से नॉर्थ जाते हैं, तो ये एक क्लोज्ड कर्व बनाता है। तुमको दिखा देना ड्राइंग करके कि कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा बनता है, अरे ये तो हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा बनता है अंदर का दृश्य, ठीक है, अंदर का दृश्य कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये क्लोज कर्व देखो, क्लोज कर्व है, देखो क्लोज कर्व है, ठीक है। ओपन मतलब क्या, ऐसा, ओपन मतलब ऐसे कहते हैं इसको, ओपन है, लेकिन क्लोज मतलब कुछ ऐसा, वेल मत सोचना कि ये ओपन है, ये भी क्लोज ही है, थोड़ा बड़ा होगा जाके जाएगा ये, ओके। तो लिख देना है बस सिंपली कि बाहर आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, north pole and end on the south pole, but inside the magnet it begins from the south pole and ends in the north pole, so it forms a complete closed curve, says खत्म, बाय बाय, खत्म, फिनिश, है ना। इसके बाद बी का रोमन 2, हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपको कैसे पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे, बस देखना कि क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसका मतलब क्या, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होते हैं इसका मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर थोड़ा ज़्यादा डाइवर्जिंग होते हैं मतलब फैला हुआ होता है मतलब स्ट्रेंथ कम है। सो क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा क्लोजनेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, या फिर कह सकता हूँ जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, जैसे कि देखो पोल में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है ना, क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। और अगर तुम थोड़ा ऐसे देखोगे, ठीक है ना, तुम ऐसे देखो, फिर ऐसे देखो, फिर ऐसे देखो, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इनमें इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ ज़्यादा सबसे यहाँ पर है जहाँ पर क्लोजनेस बहुत कम है, क्लोजनेस ज़्यादा, सॉरी क्लोजनेस कम नहीं, क्लोजनेस सबसे ज़्यादा है वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पर क्लोजनेस कम है वहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। सिंपल हो गया ना भाई, हमारा सैम्पल पेपर 4 भी कंप्लीट, ठीक है, ईजी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे हैं हमें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34 के ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैं बता दिया, इक्वेशन भी बता दिया, सब कुछ हो चुका है, एंड हेंस दिस इज द एंड ऑफ आवर ब्यूटीफुल अनसॉल्व्ड पार्ट 4। एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा सैम्पल पेपर अनसॉल्व्ड 5 के ऊपर, और फिर हमारा अनसॉल्व्ड वाला पार्ट टोटली कंप्लीटेड, फिर हम सॉल्व वाला पार्ट शुरू करेंगे। सॉल्व वाला पार्ट में ज़्यादा सीरियसली करवाऊंगा नहीं, क्यों नहीं करवाऊंगा, बिकॉज सॉल्यूशंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, बिकॉज सॉल्यूशंस गिवन है तो तुम देख सकते हो, हिंट्स ले सकते हो, लेकिन अनसॉल्व में सॉल्यूशंस गिवन है लेकिन बहुत कुछ गलतियाँ भी हैं, ठीक है, तो मैं फिर भी बताऊंगा। लेकिन सॉल्व में, हाँ एक बात और है, सॉल्व में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने देखे हैं बहुत सारे, तो मैं बताऊंगा कौन से हैं। तो तब तक के लिए मिलो एक और वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है, इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करो तो जुड़े रहोगे और भी ज़्यादा दिन तक, ओके, सालों तक भी जुड़े रह सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
तो फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।